एक शायर ने एक शेर फरमाया था और बड़ा दुरुस्त फरमाया था उस वक्त के लिहाज से कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये शेर किस दिन लिखा गया इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि ये 1857 की गर्मियों में ही लिखा गया, क्योंकि आज जिस स्वतंत्र भारत में हम जी रहे हैं, जिसकी स्वतंत्रता दिवस हम बहुत जल्द मनाने जा रहे हैं, जिसकी सालगिरह है, उस स्वराज, उस स्वतंत्रता, उस आज़ादी की जो पहली चिंगारी थी वो 1857 की क्रांति थी, जो इसी गर्मी में शुरू हुई थी, जिसका दारोमदार इसी शायर पर था। 10 मई 1857 को ये शुरू हुई क्रांति और सितंबर 1857 तक ये क्रांति चली और उसके बाद बहुत बुरी तरीके से, या जिसे हम क्रूल कहते हैं, उस तरीके से इसे दबाया गया। लेकिन उस क्रांति ने इतना तो कर दिया था कि जो सिपाहियों से शुरू हुआ था वो हर एक घर तक चला गया और वो स्वराज और पूर्ण स्वराज में तब्दील हुआ। लेकिन जब इस पूरे 90 साल के दौर को हम देखते हैं, सन 1857 से लेकर सन 1947 तक, अगर किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक शख्स ने इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई, ये वही शायर था जिसे एक दौर में सूफी माना जाता था। ये वही शायर था जो आखिरी मुग़ल बादशाह था, और ये वही शायर था जिसे तुरत फुरत में शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया गया, जिसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उसे अपने मुल्क की मिट्टी में दफनाया जाए, और वो भी उनके हिस्से में नहीं आया। जब हम अपने देश के माजी को याद करते हैं, इस इतिहास को याद करते हैं, और जब इस शख्स के बारे में पढ़ा जाता है, तब यकीन होता है कि शायद एक निहायत पर्सनल तौर पर इस इंसान से ज़्यादा और किसी ने नहीं खोया। TheLens.in के कारवां पर आज मैं हूँ सुदेशना, और आज इस सफ़रनामे में हम जानेंगे उसी शायर, उसी सूफ़ी, उसी आखिरी मुग़ल बादशाह और शहंशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में। साथ बने रहिए। बहादुर शाह ज़फ़र का एक शेर है कि बात करनी मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, आज जैसी है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। 17 सितंबर 1857 को जब ये तय हो गया कि किसी भी हाल में ये सिपाहियों का आंदोलन, ये क्रांति जो है ये जीता नहीं जा सकता, और बहादुर शाह ज़फ़र ने ये तय किया कि वो वापस लौट आएंगे, क्योंकि ये पूरा रिबेलियन जो था वो बुरी तरीके से कुचला गया था। उस दौरान एक अंग्रेज़ अफसर थे, उनका नाम था विलियम हॉटसन। उन्होंने ये आश्वस्त किया कि अगर ज़फ़र अपने आप को बिना बचाव और बिना भागने के प्रयास के आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उनकी ज़िंदगी को बख्श दिया जाएगा। इस लिहाज से अगले ही दिन यानी 18 सितंबर को ज़फ़र ने जो है अपनी पत्नी के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इस बात की जानकारी हॉटसन ने जो है अपने सीनियर अफसर को बताई। हॉटसन ब्रिटिश सरकार में या ब्रिटिश सेना में उनका एक अच्छा दबदबा था। आज भारतीय पुलिस में जो हम खाकी की वर्दी जो देखते हैं, ये सुझाव उन्हीं का दिया हुआ था, लिहाजा उनकी अच्छी पूछ परख थी। उनके जो सीनियर थे सर आर्चडेल विल्सन, उन्हें जब अगले दिन हॉटसन ने ये खबर दी कि इनको पकड़ा जा चुका है ज़फ़र को, और बादशाह ने इस वादे के साथ ख़ुद को आत्मसमर्पित किया है कि उनकी ज़िंदगी को बख्श दिया जाएगा, तो आर्चडेल जो है वो बड़े नाराज़ हुए, क्योंकि आर्चडेल चाहते थे कि बिना किसी लाग लपेट के सबसे पहले बादशाह को शूट कर दिया जाए। उसमें ये हुआ कि आर्चडेल और हॉटसन के टर्म्स आपस में ख़राब होने के चांसेस थे। उसके अलावा यूरोपीय मीडिया जो था वो अंग्रेज़ों के पीछे पड़ा हुआ था कि भारत में 53 यूरोपियन जो है मारे गए थे इस सैनिक विद्रोह में,
और उनके ऊपर बार बार ये सवाल आ रहा था कि आखिर बरतानिया हुकूमत हिंदुस्तान में कर क्या रहेगी। इसके जवाब में हॉटसन ने एक प्लान बनाया। उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर, सितंबर के ही महीनों में, जफर के 3 बेटों को आत्मसमर्पण के लिए राजी कर दिया। जब वो तीनों बेटे आए तो आत्मसमर्पण के बदले में उन्हें सबसे पहले हॉटसन ने गोलियों से भून दिया। लेकिन अंग्रेज सरकार को उन्हें केवल मारना नहीं था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आवाम को एक संदेश देना था, एक खौफनाक संदेश। तो जब तीनों बेटों की मृत्यु हो गई तो दिल्ली में एक इलाका है जो काबुली इलाका माना जाता था, जहाँ से दिल्ली से काबुल का रास्ता निकलता था। वहाँ पर एक दरवाज़ा था, दरवाजे का नाम था काबुली दरवाज़ा। तो हॉटसन ने इन तीनों लाशों को लिया, उन्हें निर्वस्त्र किया और उस काबुली दरवाजे में टंगा दिया। वो कई दिनों तक वहाँ पर टंगे रहे। जिस दिन उनकी मौत हुई वो मंगलवार का दिन था और वो आखिरी दिन था जब काबुली दरवाजे को काबुली दरवाजे के नाम से पुकारा गया। उसके बाद आज तक हम उसे खूनी दरवाज़ा या लाल दरवाजे के नाम से जानते हैं। जब हम बहादुर शाह जफ़र के आत्मसमर्पण की बात करते हैं, उन्हें कैद करने की बात करते हैं, उनके आखिरी सम्राट होने की बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उनके साथ हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत का अंत हो गया, उनके साथ हिंदुस्तान में बादशाहत ख़त्म हो गई और उसके बाद अंग्रेज़ सरकार जो है, अंग्रेज़ शासन या बरतानिया शासन जो है पूरे भारत में लागू हो गया। तो उसके पीछे की भी अपनी कहानी है। 1857 की हम जो क्रांति की बात करते हैं, ये शुरू हुआ था मेरठ में, मेरठ के एक सैनिक कैंटोनमेंट से। इसके कई कारण थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे प्रस्तुत किया कि इसमें केवल एक कारण था, वो था एक नए राइफल का इंट्रोडक्शन जिसका नाम था एनफील्ड P53। कहते हैं इसके कारतूस को मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करना पड़ता था किसी तरीके से, और इसमें जो चर्बी थी ये शूकर या गाय की थी, जो कि कई भारतीय समुदायों के लिए अस्वीकार्य थी। अंग्रेज़ों ने इसे इस तरीके से प्रस्तुत किया और ये बहुत हद तक सही भी था। तो 10 मई को जब ये राइफल वाला कांड हुआ तो उनका गुबार फूट पड़ा और भारतीय सैनिक जो है वो सड़कों पर उतर आए। 11 तारीख यानी 11 मई 1857 को ये सारे सैनिक मेरठ से पैदल चलकर दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में उन्होंने दिल्ली के जो बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उनसे मिलने की अनुमति मांगी। जब सुबह 8 बजे ये ऐलान हुआ कि बहादुर शाह जफ़र जो है उनसे नहीं मिलेंगे सैनिकों से, तो उन्होंने अपने बजाय कैप्टन डगलस, जो कि किले के सुरक्षा प्रमुख थे, उनको बुलवाया और उनसे कहा कि वो सैनिकों से मिल ले और उनकी अवस्था की जानकारी दे दे। लेकिन सैनिक जो थे इस वक्त वो इतने गुस्से और इतने गुबार से भरे हुए थे कि उन्होंने साफ मना कर दिया। तुरंत फुरत में ये बात हुई कि बहादुर शाह जफ़र को ये लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी, लेकिन उनकी अनुमति जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही कम समय में, यानी कि 11 तारीख से जो शुरू हुआ था 15 मई तक उनको बहुत जल्दबाजी में शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया गया। इसके बाद ये मान लिया गया कि अब ये जो रिबेलियन है या ये जो म्यूटिनी है या 1857 की जो क्रांति है, इसके सरगना, इसके लीडर जो है वो है शहंशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफ़र। 16 सितंबर 1857 को जब ये तय हुआ कि ये क्रांति ख़त्म हो गई है, इसे कुचल दिया गया है और बहादुर शाह जफ़र ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो उसके बाद अंग्रेज़ जो है उन्हें एक व्यक्ति चाहिए था जिसके ऊपर ये पूरा दारोमदार, ये पूरी बगावत, ये पूरी क्रांति जो है जिसके कंधों पर रखकर मुकदमा चलाया जा सके। अब तय ये करना था कि ये मुकदमा जो है बहादुर शाह जफ़र पर कहाँ चलाया जाए। कई जगह की बात हुई, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, अलग अलग जगह के नाम पर सलाहें ली गई। दिल्ली में भी चलाया जा सकता था, लेकिन अंग्रेज़ों का मानना था कि इसे दिल्ली में ही नहीं बल्कि लाल किले में चलाया जाए, जो कि बादशाह का न केवल महल है बल्कि वो उनका घर भी है।
इस तरीके से दो मैसेज चले जाते कि बादशाह जो है अब बादशाह न होकर कैदी हैं, और दूसरा ये कि हिंदुस्तान में जो कि 17वीं शताब्दी से यहाँ पर मुग़लों का राज था, अब वो अंत हो रहा है और वो अपने ही घर में कैदी हैं। और इसके बाद जो पूरी सल्तनत है या पूरा जो हिंदुस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुग़ल सल्तनत के हाथ में न होकर ईस्ट इंडिया कंपनी और इस तरीके से क्वीन विक्टोरिया जो कि इंग्लैंड की रानी थी उनके हाथों में स्थानांतरित हो जानी थी। अदालत का आदेश आया और उसे इस तरीके से पढ़ा गया। दिल्ली के सम्राट मोहम्मद बहादुर शाह, जिन्हें बहादुर शाह जफ़र के नाम से जाना जाता है, पर देशद्रोह, बगावत और हत्या में मदद के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। ये मुकदमा लाल किले में 27 जनवरी 1858 से शुरू होगा। बहादुर शाह जफ़र अब कोई बादशाह नहीं थे, वो एक कानूनन मुजरिम थे और बरतानिया हुकूमत ने ये तय किया कि उनके अपमान में कोई कसर न छोड़ी जाए। वो इसलिए कि अगर एक बादशाह का अपमान है तो जाहिर है वो हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक का अपमान है। सबसे पहले जो उन्होंने किया वो ये था कि जब तक ये मुकदमा शुरू नहीं हुआ तब तक कि वो हर रोज़ उस बूढ़े बादशाह को महल के बरामदे में बुलवाकर एक चारपाई में बिठाते थे। ये एक बिल्कुल पुरानी सी टूटी फूटी सी चारपाई थी जिसमें इनको बिठाया जाता था और हर आने जाने वाले की नज़र उन पर पड़ती थी। अंग्रेज़ों का मानना था कि लेट हिम फील लाइक अ बीस्ट इन द केज, मतलब इनको इस तरीके से यहाँ पर बिठाओ और इस तरीके से लोगों के देखने के लिए रखो ताकि इन्हें महसूस हो कि ये किसी चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद एक जानवर है। यहाँ एक चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है जो बादशाह ने लिखित में दिया था। बहादुर शाह जफ़र का मुकदमा 1858 लाल किला अभिलेख, इसमें उनका जो हलफनामा है जफ़र साहब का, उसके अनुसार उन्होंने लिखित में बताया कि मैं तो सिर्फ एक नाम का एक कैदी जो अपने ही महल में बंद था और जिसे ज़बरदस्ती उस भूमिका में डाला गया जो वो नहीं चाहता था। उन्होंने ये भी लिखा कि सिपाहियों ने उन्हें और उनके परिवार को धमकाया था और कैसे उनकी बेगम जीनत महल को अंग्रेज़ों से मुखबरी के शक में जान से मारने की धमकी दी गई। आगे उन्होंने उसमें ये भी लिखा था कि महल के लोग उन्हें हटाकर उनके बेटे मिर्ज़ा मुग़ल को शासक बनाना चाहते थे और जो सिपाही उनके नाम पर लड़ाई लड़ रहे थे उन्होंने कभी उन्हें सलाम तक करने की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन यहाँ पर बादशाह को जो सबसे बड़ा धोखा मिला वो अपने ही हकीम और वज़ीर आज़म एहसन उल्लाह खां से। उन्होंने पेंशन और अपने कैद की रिहाई के बदले कई ऐसे दस्तावेज़ अंग्रेज़ों को दिए थे जिसके तहत ये साबित होता था कि बहादुर शाह जफ़र के इच्छा में, उनकी सहमति में और उनके पूरे सहयोग से ही इस क्रांति ने इतना बड़ा बदलाव किया था। इस जगह पर जफ़र साहब का लिखा एक नज़्म याद आता है। वो लिखते हैं, खींचता था पाँव पहले ही जंजीर से, ए जुनू तूने मेरी जंजीर फिर खींची तो क्या, दार ही पर उसने खींचा जब सरे बाजार इश्क, लाज भी मेरी पे ए तशहीर फिर खींची तो क्या। 1857 की क्रांति के ख़त्म होने के बाद और इस निर्णय के बाद कि बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया जाए, इसके बाद भी अंग्रेज़ों में खौफ बना हुआ था। उनका खौफ सबसे बड़ा ये था कि क्या हो कि कल अगर इनको रंगून भेज दिया जाए और इनके परिवार से इनका कोई वंशज फिर हिंदुस्तान में सर उठाने लगे तब वो क्या करेंगे। इस लिहाज से बरतानिया हुकूमत ने एक नया फ़ैसला सुनाया। वो फ़ैसला लिखित में कुछ ऐसा था, पूरे मुग़ल ख़ानदान को, चाहे वे निर्दोष हों या दोषी, उम्र का कोई भेद न करते हुए देश से निकाल दिया जाए ताकि भारत में ऐसा कोई न बचे जिसे लोग मुग़ल सल्तनत का वारिस मान सके। साल 1858। इस लिहाज से जफ़र ख़ुद, उनकी बेगम जीनत महल, उनके दो बेटे मिर्ज़ा जवान बख्त और मिर्ज़ा शाह अब्बास को हिंदुस्तान से दूर भेजने का फ़ैसला किया गया। लेकिन सिर्फ फ़ैसले से कहाँ बात बननी थी।
अंग्रेज़ अब भी इतने घबराए हुए थे कि हिंदुस्तान से उनको जो रंगून भेजना था वो बड़े ही खुफिया तरीके से किया गया, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं इनको कोई आकर रिहाई न इनकी करवा ले। बहादुर शाह जफ़र और उनके पूरे परिवार को रंगून भेजने के फैसले के बाद भी बरतानिया हुकूमत जो थी वो डरी हुई थी। इस लिहाज से उनका ये जो पूरा निर्वासन था, ये जो पूरा एग्ज़ाइल था, बहुत ही चुपचाप और बड़ी ही खुफिया तरीके से किया गया। सबसे पहले उन्हें इलाहाबाद भेजा गया, उनके पूरे परिवार को। इलाहाबाद के बाद उन्हें कलकत्ता भेजा गया। कलकत्ता के बाद उन्हें कलकत्ता के पोर्ट, डायमंड हार्बर पोर्ट से रंगून भेजा गया, जहां वो 10 दिसंबर 1858 को पहुंची। और जाहिर है वहां पहुंचने के बाद ज़फ़र जो थे वो कोई बादशाह नहीं थे। इनफैक्ट उनके जाने के बाद उनके रहने का भी कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं कराया गया था। वो शुरुआत में एक टेंट में रहे और कुछ दिन बाद जब सागवान से उनका एक छोटा सा घर बनाया गया तो ये इंश्योर किया गया कि ये फ़ौज की जो चौकी है उसके सामने ही रहे, ताकि रोज़ उन पर और उनके परिवार पर नज़र रखी जा सके। यहाँ ज़फ़र साहब का लिखा एक और कलाम याद आता है, जिसमें उन्होंने अर्ज़ किया है, हाले दिल क्यों करे बयां अपना अच्छी तरह, रूबरू उनके नहीं चलती ज़बां अच्छी तरह। 24 अक्टूबर 1775 को बहादुर शाह ज़फ़र का जन्म जितनी शान और शौकत के साथ लाल किले में हुआ था, उनका अंत 7 नवंबर 1862 को उतनी ही खामोशी से रंगून में हुआ। वो बीमार थे, लंबे समय से अकेले थे और ऐसा लग रहा था मानो वो इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ थे, हुकूमत थी। ज़फ़र की मौत के बाद उन्हें बहुत जल्दबाजी में दफन किया गया। उसका कारण ये था कि बरतानिया हुकूमत को ये लग रहा था कि अगर लोगों में ये बात फैल गई कि हिंदुस्तान का आखिरी शहंशाह उनका इंतकाल हो गया है, तो शायद वो फिर से किसी प्रेरणा स्वरूप में न बदल जाए, उन्हें कोई प्रतीक न मान लिया जाए। इसके लिहाज से जो वो सबसे बुरा कर सकते थे वो ये था कि बादशाह की मौत से पहले ही उन्होंने उनकी कब्र खुदवा ली थी और उन्होंने ढेर सारे चूने का इंतज़ाम कर रखा था, जिसको उन्होंने बाद में लिखित में भी स्वीकार किया था, इसलिए कि जो शरीर है, जो मृत शरीर है, वो जल्दी से जल्दी गल जाए, जल्दी से जल्दी वो सड़ जाए। बादशाह सलामत के इंतकाल का जिक्र करते हुए ब्रिटिश अफसर H.N. डेविस ने बरतानिया हुकूमत को, रानी को लंदन में एक तार भेजा, जहां पर उन्होंने ये लिखा, परिवार के किसी सदस्य पर उनकी मौत का कोई ख़ास असर नहीं हुआ। ये कहा जा सकता है कि इस बूढ़े कैदी की मौत का रंगून पर कोई असर नहीं पड़ा, सिवाय कुछ कट्टरपंथियों के जो अंतिम जीत की दुआ करते हैं। जल्दबाजी में उन्होंने जो किया था वो ये था कि उस कब्र के चारों ओर बांस की मेड़ लगा दी थी। इस पर भी H.N. डेविस ने इस चीज़ को अपने तार में मेंशन किया और उन्होंने लिखा, जब तक ये मेड़ गल जाएगी तब तक घास उस जगह को पूरी तरह ढक लेगी और कोई निशान नहीं रहेगा कि आखिरी मुगल बादशाह कहाँ दफन है। लेकिन वक्त और इतिहास से जीतना इंसान के लिए हमेशा मुश्किल रहा है, ख़ासकर तब जब वो नीयत बदनीयत हो। अंग्रेज़ों ने जितना भी चाहा हो कि ज़फ़र की कब्र के बारे में कभी किसी को मालूम ना चले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल 1991 में जब रंगून में कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे, तब पता चला कि ये जो कब्र है ये बादशाह सलामत की है। और इस तरीके से रंगून से होते हुए ये ख़बर हिंदुस्तान पहुंची। और वो दिन है और आज का दिन है जब बहादुर शाह ज़फ़र की कब्र पर लोगों की, इतिहासकारों की या राजनेताओं की जाने की कोई कमी नहीं रही। अगर हम भारत की बात करें तो भारत से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में, दोनों ही अपने स्टेट विज़िट में जब म्यांमार गए थे तो रंगून में उनके कब्र में, उनके मजार में गए और दुआएं मांगी। बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी ज़िंदगी और ख़ासकर अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में जिन संघर्षों से
वो गुजरे उसे सिर्फ एक एपिसोड में बयान करना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी 300 साल के बाद ही सही, वो जो क्रांति शुरू हुई थी 1857 में, और आज जो ये भारत आज़ाद है, ये संस्कृति, ये देश, ये मुल्क और ये पूरा दक्षिण एशिया उनके प्रति कृतज्ञ है। इस आज़ादी के पहले बहादुर शाह ज़फ़र को याद करना बड़ा लाजमी हो जाता है। आज उन्हीं के याद में उनकी एक गज़ल, जो उनकी आखिरी गज़ल मानी जाती है, आइए उसे सुनते हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। नापायदार मतलब जो अस्थाई है, जो क्षणिक है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए। 2 गज़ ज़मीं भी न मिली कुए यार में। बादशाह सल्तनत बहादुर शाह ज़फ़र। TheLens.in के कारवां पर आज बहादुर शाह ज़फ़र पर आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगली बार तक कारवां से मैं सुदेशना लेती हूँ इजाज़त। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।